हेलो एवरीवन। पूरा चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, सिर्फ हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, तो जल्दी से आ जाइए उस लास्ट टॉपिक पे। आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं और बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पढ़ना भी जरूरी है। भले ही लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी है। चलिए, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। अब ये क्या हुआ भाई? इवोल्यूशन जो है हमने बोला प्रोग्रेसिव होता है, हमने बोला स्लो चेंज होता है, बट ये प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा भाई? हम क्यों बोल रहे हैं हम ये कि इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस? अभी हम देखेंगे इवोल्यूशन जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव हो, ये जरूरी नहीं है। और ये क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। दो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इन्वॉल्व्स डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इन विच देयर इज अ प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑफ इमर्जेंस और more complex body designs from earlier similar body designs by gradual changes, but evolution should not equated with progress because of following reasons. अब क्या हुआ कि सपोज हमने इवोल्यूशन तो किया, इवोल्यूशन हम कर रहे हैं, हमें पता है इवोल्यूशन हो रहा है, और इवोल्यूशन का मतलब होता है कि हम प्रोग्रेस में है, अभी हम प्रोग्रेसिव वे में है, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अंदर वेरिएशंस की वजह से कुछ इस तरह के वेरिएशंस हो रहे हैं कि वो एक्युमुलेट होने के बाद में हम एक नई स्पीशीज को जन्म भी दे रहे हैं, और वो जो स्पीशीज है वो मॉडिफाइड है। हर एवरी प्रोजेनी जो होती है वो अपने पेरेंट्स से मॉडिफाइड होती है, ये हमने पढ़ा है। बट कई बार होता है कि वो प्रोग्रेसिव नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो इवोल्यूशन होता है वो नेगेटिव वे में भी हो जाता है, वो पॉजिटिव में नहीं होगा। 99% इवोल्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बट स्टिल देयर इज अ 1% चांस कि जो इवोल्यूशन है वो प्रोग्रेसिव नहीं होके वो एक नेगेटिव सेंस में हो जाए। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस में कौन कौन सा होगा, तो चलिए आ जाओ, ये पिक्चर एक बार देखो। इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है कि भाई हमने बोला कि पहले कौन बना, पहले कोई आए प्लांट्स, फिर ये कछुआ टाइप कुछ इंसेक्ट्स आए, फिर ये आए आपके फिश, और उसके बाद बना ह्यूमन। उसके बाद ह्यूमन बना, दैट इज ओके। क्या ये सारे खत्म हो गए? क्या ये सारे आज प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल है, प्रेजेंट है ना। इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट है, प्लांट्स भी प्रेजेंट है, फिश भी प्रेजेंट है, और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इंसान भी प्रेजेंट है, ह्यूमन भी है। लेकिन ये बाकी जो नीचे वाली चीजें ना, ये गायब नहीं हुई है। भले ही हम प्रोग्रेसिव वे में है कि भाई पहले हम ये थे, उसके बाद धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, वेरिएशन हुए, चेंजेस हुए, उससे हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद फिर चेंज हुआ, फिर डीएनए कॉपी हुआ, फिर कोई चीज ऐसी थी जो गायब होती गई, कुछ नए ऑर्गेनिज्म, कुछ नए ऑर्गन्स आए हमारी बॉडी के अंदर, और उसके बाद बना फिश, और लास्ट में बन गया। ऐसे करके करते 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 क्या हुआ, एक टाइम के बाद ह्यूमन बीइंग बन गया। तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही प्रेजेंट नहीं है अर्थ के ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेजेंट है। कौन कौन सी चीजें हैं, चलो आ जाओ। फर्स्ट थिंग इज इन इवोल्यूशन ओल्डर स्पीशीज आर नॉट एलिमिनेटेड ड्यूरिंग formation of new species and most of older and simple species still survive. Definitely, जो हमने अभी बोला कि इवोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, नई स्पीशीज बन रही है, वेरिएशंस हो रहे हैं। कुछ जो स्पीशीज होगी, सपोज उस स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कुछ ने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, अपने अंदर एडेप्ट हुए, कुछ वेरिएशंस किए, और वेरिएशन के बाद क्या हुआ, एक नई स्पीशीज को जन्म दे दिया। और कुछ ऐसे थे जिनको एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, वो अपनी जगह पर ही थे, उनके लिए एनवायरनमेंट हो सकता है कि चेंज नहीं हुआ, या वो अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाए, तो वो आज भी उसी पोजीशन में है, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं हुए हैं। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म से अगर दूसरी स्पीशीज बनी है, दूसरा ऑर्गेनिज्म बना है, तो पहला वाला जो स्पीशीज है, पहली वाली जो स्पीशीज है, या पहला वाला जो ऑर्गेनिज्म है, वो एलिमिनेट नहीं होगा, वो उसमें से गायब नहीं हो जाएगा, वो उस टाइम भी प्रेजेंट होगा। वो सिंपल स्पीशीज भी प्रेजेंट होगी और वो कॉम्प्लेक्स वाली भी प्रेजेंट होगी। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है, हमने जो बोला ओरिजिन ऑफ लाइफ किससे हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है। तो जो बैक्टीरिया इवॉल्व हो रहा है और बहुत सारी स्पीशीज बना दी गई है, तो क्या बैक्टीरिया खत्म हो गया है? नहीं, बैक्टीरिया सब जगह प्रेजेंट है, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जहां आप हाथ लगा देंगे वर्ल्ड के ऊपर, जहां आप चले जाएंगे, पानी में चले जाओ, बाहर हो, आइस कैप्स पे हो, कहीं भी हो, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आज अगर हम यहाँ खड़े भी है ना, तो भी हमारे आसपास में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज है। कई ऐसे बैक्टीरियाज है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हो सकता है हमारे कई हाथ वाथ पे प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज है जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे बैक्टीरियाज जो है ये खत्म नहीं हो गए हैं। चिंपैंजीज है, जैसे हमने बोला भाई चिंपैंजी से बना ह्यूमन बीइंग, तो क्या चिंपैंजी खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं, चिंपैंजी प्रेजेंट है, बंदर की और भी बहुत सारी प्रजातियां प्रेजेंट है, बट क्या इनके एंसेस्टर्स सेम है? नहीं है। इन सब के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट सबसे पहली थिंग ये कि जब इवोल्यूशन हो रहा है तो कोई भी स्पीशीज जो है जरूरी नहीं है कि वो एलिमिनेट हो सकती है एलिमिनेट, बट जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने बीटल के एग्जांपल में पढ़ा था कि बीटल में क्या हुआ, रेड बीटल्स जो थे वो क्रो की वजह से खत्म हुए थे, वो एनवायरनमेंट की वजह से खत्म नहीं हुए थे, वो क्रो की वजह से खत्म हुए थे। अगर सपोज क्रो उनको नहीं खाता, क्रो अगर रेड बीटल को नहीं खाता,
तो क्या होता, ग्रीन बीटल भी प्रेजेंट होता और रेड बीटल भी प्रेजेंट होता, मतलब 2 स्पीशीज बन जाती। लेकिन फिर भी क्या हुआ, पहली वाली स्पीशीज जो है वो खत्म नहीं होगी, वो ओल्डर वाली स्पीशीज जो सिंपल स्पीशीज थी वो उस टाइम पे भी प्रेजेंट होगी, वो एलिमिनेट नहीं होने वाली है। The evolved species are not always better than parental species. Evolution depends upon natural selection and genetic drift, which is together result in the population which is reproductively isolated from the parental species. It is not compulsory कि हमेशा जो होता है, हमेशा जो evolution होता है वो progressive होता है, but ऐसा जरूरी नहीं है कि जो parents है उनसे हमेशा modify होके ही progeny आएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि progeny जो होती है वो हमारे parents से थोड़ा सा demodified होती है और वो पेरेंट जो है वो एज कम्पेयर टू द प्रोजेनी वो मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो प्रोजेनी ही बेटर होगी या जो नई प्रोजेनी आने वाली है वही हमेशा बेटर हो, वही सबसे अच्छी हो, वही ज्यादा अडेप्टेड हो। बट कई बार होता है कि जो पेरेंट प्रोजेनी होती है वो भी ज्यादा अडेप्टेड होती है, वो भी बेटर हो सकती है। वही ये क्लास के अंदर जरूरी नहीं है ना कि जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं सिर्फ वही वाले जो स्टूडेंट्स है वो परफेक्ट होंगे, वही वाले जो स्टूडेंट है वो हर चीज में आगे होंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी। जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं जरूरी थोड़ी ना कि वो हर चीज में अच्छा होगा। कोई ऐसा भी होगा जिसके मार्क्स भले अच्छे नहीं आ रहे, वो पढ़ाई में भले अच्छा नहीं लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। कोई ऐसा भी होगा जो ड्राइंग में अच्छा है। तो जरूरी नहीं है कि हम उनको अंडर एस्टिमेट करें, किसी को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू देयर एज भी हम नहीं कर सकते। सपोज एक स्टूडेंट है, एक ही क्लास है, उसके अंदर एक स्टूडेंट है जो 10 ईयर्स का है, एक स्टूडेंट है जो 12 ईयर्स का है, और उसी क्लास में एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो 13 ईयर्स का है। अब 13 ईयर्स वाला जो स्टूडेंट है वो हो सकता है कि वो स्टडीज में अच्छा हो, ये स्टूडेंट किस में अच्छा है भाई, स्टडीज में अच्छा है। बट इज इट कंपल्सरी कि 10 और 12 वाला जो है वो स्टडी में अच्छा नहीं होगा? हो सकता है कि ये भी स्टडी में अच्छा हो जाए, भाई ये बहुत अच्छा है स्टडी के अंदर, लेकिन ये जो 12 इयर्स वाला है ये स्टडी में अच्छा नहीं है। भाई 10 ईयर वाला है वो स्टडी में अच्छा है, ठीक है, बट 12 ईयर वाला नहीं है। 13 ईयर वाला है वो भी स्टडी में अच्छा है, लेकिन 12 ईयर वाला क्यों नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो हमें पता करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हमें जस्ट ये देखना है कि इवोल्यूशन जो है वो प्रोग्रेसिव जरूरी नहीं है कि प्रोग्रेसिव हो, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट वाली जनरेशन होगी या जो सबसे न्यूअर वाली जनरेशन होगी, सबसे न्यूअर जनरेशन जो है वो हमेशा मॉडिफाइड फॉर्म में हो, ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, हमने दो चीजें पढ़ी, दो चीजें ऐसी कौन सी पढ़ी कि भाई पहला हमने पढ़ा कि जो इवोल्यूशन के बाद में स्पीशीज जो होती है वो एलिमिनेट नहीं होती है। सेकेंड हमने क्या बोला, जो पैरेंटल स्पीशीज है जरूरी नहीं है कि वो अपनी प्रोजेनी से अंडर एस्टिमेटेड हम उसको करें या फिर वो डीमोडिफाइड फॉर्म में है। इट्स नॉट कंपलसरी, नेचुरल सिलेक्शन हो चाहे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, कुछ भी हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पेरेंट वाली जो पैरेंटल स्पीशीज है वो बेटर नहीं हो सकती। पेरेंटल स्पीशीज भी बेटर हो सकती है और जो प्रोजेनी वाली जो नई स्पीशीज बनेगी हो सकता है कई बार कि वो भी डीमोडिफाइड फॉर्म में हो, उसका मॉडिफिकेशन इतना नहीं हुआ हो एज कंपेयर टू द पेरेंटल स्पीशीज, वो ज्यादा बेटर नहीं हो। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी जो है वो बेटर हो सकता है। तो जो हमारा एक पॉइंट था कि एलिमिनेट नहीं होती है, तो हम उसको अच्छे से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमिनेट क्यों नहीं होती है। भाई हमने यहाँ पे यही बोला कि ये जो स्पीशीज है वो एलिमिनेट नहीं हो रही है, तो लेडर वाली फॉर्म में होगा सारा वर्क, जो इवोल्यूशन हुआ है वो लेडर फॉर्म में होगा या वो ट्री की फॉर्म में होगा, तो वो डेफिनेटली वो लेडर की फॉर्म में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि भाई ये स्पीशीज खत्म तो ये बनी, ये स्पीशीज खत्म तो ये बनी, ये स्पीशीज खत्म तो ये बनी, इट्स नॉट पॉसिबल, जरूरी नहीं है। ये वाला जो ट्री वाला जो फैक्टर है, ट्री जो बना हुआ है ये वाला सही है। इवोल्यूशन हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है, ट्री के कंपेयर कर, ट्री से हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग होता है इवोल्यूशन। मतलब सपोज एक स्पीशीज है, प्लांट के अंदर क्या होता है, ये एक स्टेम है, इसकी बहुत सारी जो है ब्रांचेस बन जाती है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस बन गई। अब होता क्या है इवोल्यूशन के अंदर भी, सपोज एक एंसेस्टर था, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, भाई ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर ना बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुए, तो उसने क्या किया, एक स्पीशीज और बना ली। भाई ये यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रेजेंट था यहाँ पर, इसने क्या किया, एक स्पीशीज बना के थोड़ा सा आगे कर दी, ये एक और ब्रांच निकाल दी। मतलब फर्स्ट स्पीशीज तो ये है, इसने एक सेकंड स्पीशीज बना ली, लेकिन फर्स्ट वाली जिंदा है, आज भी जिंदा है। जैसे मैंने बोला बैक्टीरिया आज भी जिंदा है, वैसे ही फर्स्ट स्पीशीज जो है ये आज भी जिंदा है। भाई हमें फिश है, फिश अभी भी है, प्रेजेंट है। प्लांट है, प्रेजेंट है, प्लांट के बिना तो हम भी नहीं रह सकते। इंसेक्ट है, वो भी प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, एक स्पीशीज जो बनी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो स्पीशीज जो है पहले वाली को खत्म कर देगी या पहले वाली स्पीशीज जो है पूरी खत्म होने के बाद ही वही कन्वर्ट होगी और रिप्रोडक्शन के बाद जो है वो नई स्पीशीज बनेगी, पुरानी वाली नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज भी बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट है और वो सिर्फ इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि सारी जो स्पीशीज है जब वो डिवाइड होती 2 स्पीशीज के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि एक स्पीशीज खत्म हो जाए, दूसरी वाली भी प्रेजेंट होगी और पहली वाली भी प्रेजेंट होगी। नेचुरल सिलेक्शन जैसे हम बोलते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों
कि कुछ ऐसे स्पीशीज के अंदर चेंजेस हो जाते हैं जो कि उनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। बट क्या ये जरूरी है कि जो पहले वाली स्पीशीज थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई? हो सकता है वो उस टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, बट एक टाइम के बाद धीरे 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 उसने कोशिश की और वो सर्वाइव कर गई, उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन क्या वो स्पीशीज ही चेंज कर देगी? इट्स नॉट कंपल्सरी। ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि वो अपनी स्पीशीज को चेंज कर दे। स्पीशीज जो है चेंज हो भी जाए, कुछ अगर हो भी गई है ना, कुछ अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने अपनी स्पीशीज पूरी उनकी चेंज कर दी, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जो अभी भी वहीं पे प्रेजेंट है। जैसे चिंपैंजीज है, जैसे हम बोले कि चिंपैंजीज से बने हम, तो जो चिंपैंजीज से अगर हम बने तो क्या सारे चिंपैंजी खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं, सारे चिंपैंजीज खत्म नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे चिंपैंजीज थे जिन्होंने अपने अंदर चेंजेस नहीं किया, और जब इन्होंने अपने अंदर चेंजेस ज्यादा नहीं किया तो क्या हुआ, वो ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट नहीं हुए। और जो जिन चिंपैंजीज ने अपने अंदर जीन के अंदर और सब में कन्वर्जन कर लिया, वो कन्वर्जन के बाद में ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गए। उनकी जो प्रोजेनीज थी वो आज की डेट में वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बन रही है। बट चिंपैंजीज आज भी प्रेजेंट है। चलिए यहाँ देखिए एक बार क्या है ये। सबसे पहले क्या हुआ, सपोज शार्क बनी, सपोज करना है, पहले शार्क बनी, फिर रे फिन्स फिशेस थी, फिर कॉलंकिड थे, फिर लंग फिश, टिक्टेलिक है, उसके बाद एम्फीबियंस, फिर मैमल्स तो पता ही होगा, मैमल्स तो लिजार्ड एंड रिलेटिव्स। अब ये इतनी सारी चीजें अगर है तो क्या ये सारी मर गई है? भाई अगर इससे हम बोल रहे हैं कि धीरे 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 इवोल्यूशन होते होते एक जानवर से दूसरा जानवर बना, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनी, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना, तो क्या पहले वाला मर गया? हमने शार्क को नहीं देखा है क्या? डेफिनेटली हमने देखा है शार्क को। लिजार्ड्स को नहीं देखा है क्या? डेफिनेटली हमारे घरों में बहुत सारी लिजार्ड्स घूमती रहती है आसपास के अंदर, देखा है हमने। इंसेक्ट्स को भी देखा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्मों को देखा है, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स को देखा है, वैरायटी ऑफ मैमल्स को देखा है, वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस को देखा है। फिशेस देखो, बहुत सारी फिश है, इतनी सारी फिश है कि हम मतलब नाम भी याद नहीं कर सकते उनके। तो वो जो स्पीशीज चेंज हुई है ना, सारी इतनी सारी जो स्पीशीज चेंज हुई है, इतनी स्पीशीज चेंज होने के बाद में भी जो प्रीवियस वाली है वो आज भी प्रेजेंट है, वो आज भी जिंदा है। हाँ, कुछ ऐसी स्पीशीज है जो खत्म हो चुकी है, लाइक डायनासोर्स पूरा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? बिकॉज वो एडप्ट नहीं कर पा रहे इस एनवायरमेंट में, और जब वो इस एनवायरमेंट में एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। लेकिन अदर स्पीशीज में भी ऐसा ही हो, अदर ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा ही हो, ये कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन हैज बीन गिल्ड फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, फॉसिल स्टडीज एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रॉम एग्जाम्पल। ठीक है, हमें ये पता है कि जो हमारे इवोल्यूशन हुआ है, भाई इतना इवोल्यूशन हो रहा है, पेरेंटल स्पीशीज से जो प्रोजेनी है वो बेटर हो, ये कंपलसरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इवोल्यूशन जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव, जरूरी नहीं है कि एक स्पीशीज जो थी उससे अगर दूसरी बन गई तो वो खत्म हो जाएगी, वो जरूरी नहीं है। दूसरी स्पीशीज बनने के बाद भी जो प्रीवियस वन है वो जिंदा होगी, ये सब हमने पढ़ लिया। तो अब ये देखिए कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है मैन की, वो हमें कहाँ से पता चलती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हमें कहाँ से पता चलता है कि भाई कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ और कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है? तो हमें फॉसिल्स पता चल सकता है, फॉसिल स्टडी से पता चल सकता है कि एग्जैक्टली जो है हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। स्पेशली डीएनए चेंजेस जो है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप पढ़ लेते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक में, अगर हम उन सब की स्टडी कर लेते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा कि इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी यही है, फॉसिल की स्टडी करने से पता चला कि आज हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भी डीएनए के अंदर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, जीन्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से आज हम यहाँ तक है। लेकिन इट्स नॉट ट्रू कि ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजीज। भाई हम इतने टाइम से तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई हम चिंपैंजीज से बने, अब हम बोल रहे हैं कि हम चिंपैंजीज से नहीं बने। भाई ये सही नहीं है कि भाई चिंपैंजीज से बने, तो ये क्या है? कभी तो हम बोल रहे चिंपैंजीज से आए, कभी बोले चिंपैंजीज से नहीं आए। बट नेक्स्ट वाली लाइन भी पढ़िए, उसके बाद देखिए, rather both human beings and chimpanzees have common ancestors a long time ago। एक टाइम तक जितना हमने डिस्कशन किया है उसमें चिंपैंजीज से ही बने हैं। भाई पहले आए थे चिंपैंजीज, उसके बाद आए हमारे कौन? हम ह्यूमन बींग्स। हमारे नहीं, हम ही आए, ह्यूमन बींग्स आए। चलिए, तो इज इट कंपल्सरी कि चिंपैंजीज से पहले कोई नहीं था? हो सकता है कि चिंपैंजीज से पहले भी कोई और हो, और ये भी हो सकता है कि पहले कोई एक और ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म था जिसमें से कुछ जो ऑर्गेनिज्म थे उस एक स्पीशीज के कुछ ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर इसमें इसको हाफ करूं तो हाफ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इवॉल्व करके ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट कर दिया, और हाफ ऐसे थे जिनके अंदर कुछ डिफरेंट चेंजेस हो गए और उन्होंने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर दिया? चिंपैंजीज में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि जो चिंपैंजीज है उनमें से आधे चिंपैंजीज जो है वो ह्यूमन बींग में कन्वर्ट हो गए, और जो आधे चिंपैंजीज है वो अभी भी चिंपैंजीज ही बने हुए घूम रहे हैं। ये भी पॉसिबल है। बट मेन थिंग इज दिस कि जब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा था जिसके अंदर दो टाइप का इवोल्यूशन हुआ, हो सकता है कि एक इस तरह एक ऑर्गेनिज्म था
जिसके 2 तरह के बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा जो था वो धीरे धीरे इवॉल्व करके कहाँ पहुंच गया, ह्यूमन बीइंग बन गया, और एक बच्चा जो था वो इवॉल्व करने के बाद में क्या हो गया, चिंपैंजी बन गया। तो इट इज पॉसिबल कि हम दोनों के एंसेस्टर सेम हो, हम दोनों के जो पूर्वज है वो सेम हो, और ये भी पॉसिबल है कि हम चिंपैंजी से ही आए हैं। तो ये चीजें जो है ये कहाँ तक ले जा रही है हमें, ये इवोल्यूशन के बारे में बता रही है कि एग्जैक्टली जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से आए हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है चिंपैंजी से आए हैं, इट्स नॉट ट्रू, कह नहीं सकते हम वैसे, बट rather than human beings और chimpanzees have common ancestors a long time ago, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि हमारे और चिंपैंजीज के जो एंसेस्टर्स है वो बेसिकली सिमिलर हो, एक सेम एंसेस्टर हो, जिसकी वजह से आज हम यहाँ प्रेजेंट है और चिंपैंजीज भी प्रेजेंट है। दैट कॉमन एंसेस्टर इज लाइकली टू हैव बीन नाइदर ह्यूमन नॉर चिंपैंजी, और ऐसा भी पॉसिबल है कि उस एंसेस्टर के क्या हुआ, कुछ जो थे वो जो एंसेस्टर थे हमारे उन ऑर्गेनिज्म में से कुछ ऐसे थे जो जिनके अंदर इस तरह का चेंजेस हुए कि उन्होंने चिंपैंजीज को जन्म दिया, और कुछ ऐसे थे जिनके अंदर इस तरह के चेंजेस हुए, उनके डीएनए में इस तरह का चेंज हुआ कि उन्होंने हमें यानी ह्यूमन बीइंग्स को बर्थ दे दिया। डायरेक्ट नहीं दिया, कुछ चीजें हमेशा वेरिएशन होता गया और उसके बाद फिर हम आ गए। चलिए, चिंपैंजी और जो ह्यूमन बीइंग है दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों का जो डीएनए होता है, दोनों का जो जीन होता है, वो एटलीस्ट 99% जो होता है वो सिमिलर होता है, 99% सिमिलर है, बट जो 1% डिफरेंट है ना, उसी की वजह से ये चिंपैंजी और हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। 99% दोनों के अंदर क्या हुआ, जीन और डीएनए जो सिमिलर हुआ, बट जो 1% की कहानी है ना, उस 1% की कहानी की वजह से हम और चिंपैंजी आज डिफरेंट है और हम इतना सब कुछ ये पढ़ भी रहे हैं। चलिए, द टू रिजल्टेंट स्पीशीज हैव प्रोबेबली इवॉल्व्ड इन देयर सेपरेट वेज टू गिव राइज टू द करंट फॉर्म्स। ऑब्वियसली जैसे कि हमने अभी बोला कि एक ऐसी स्पीशीज थी, उसका हाफ ऑर्गेनिज्म जो थे उन्होंने किसको बना दिया, चिंपैंजीज को बनाया। हाफ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिन्होंने किसको बना दिया, ह्यूमन बीइंग्स को बना दिया। कैसे बनाया, अपने डीएनए में चेंजेस करके। उनके डीएनए में हो सकता है डिफरेंट चेंजेस हुए होंगे, उसकी वजह से जो है वो ह्यूमन बीइंग्स बनकर कुछ जो थे वो चिंपैंजी बन गए। हो सकता है कि ये कुछ भी प्रेजेंट होंगे, इनमें से भी कुछ स्पीशीज ऐसी होगी जो प्रेजेंट होगी आज भी हो सकता है कि ऐसा कोई हमारा एंसेस्टर जो है कि भाई ये जो है, ये जो पोर्शन है, इतने जो ऑर्गेनिज्म है वो आज भी प्रेजेंट हो और हमारे एंसेस्टर आज भी जिंदा हो। पॉसिबिलिटीज है, क्लियर है, ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बेसिकली कि इवोल्यूशन क्या है, किस तरह से हुआ। चलिए, नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है ह्यूमन इवोल्यूशन। भाई हम इतने टाइम से ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, कैसे आया, और बीच में हम लगा देते हैं हमारा ह्यूमन बीइंग। तो अभी भी आपको लास्ट में यही पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन था वो क्या था, कहाँ से आया ह्यूमन बीइंग। ऑल ह्यूमंस आर अ सिंगल स्पीशीज। ऑब्वियसली सारे जितने भी ह्यूमंस है, भाई वो अमेरिका से हो, चाहे जापान से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे आपके कोरिया से हो, और चाहे आपके इंडिया से हो, चाहे कहीं और से भी हो, एशिया से हो, कहीं से भी हो, सारे के सारे जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल स्पीशीज ही तो है। सिंगल स्पीशीज है मतलब सेम ही तो है, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग ही तो रहेगा। ऐसा थोड़ा ना कि ऐसा ह्यूमन बीइंग हुआ जिसके अंदर 4 हाथ हो गए या 4 पैर हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग ही है, वो लोग भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन हमारे अंदर कुछ चेंजेस है। अमेरिकन्स डिफरेंट लगेंगे, अफ्रीकन्स डिफरेंट लगेंगे, इंडियंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, और भी ऐसे बहुत सारे, जापानीज हो गए, चाइनीज हो गए, सबके सब डिफरेंट है, बट हम है सिंगल स्पीशीज। There is a great diversity of human forms and features across the planet. Obviously diversity है, जापानीज तो बहुत डिफरेंट है, चाइनीज तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, और इंडियंस तो भाई सबसे ज्यादा जो सेवेज, सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना लीजेंड, इंडियंस ही तो होते हैं। चलिए, द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन स्पीशीज होमो सेपियंस कैन बी ट्रेस्ड टू अफ्रीका। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो आदिवासी थे उसकी बात नहीं कर रहे हम, अर्ली मैन की बात नहीं कर रहे, उसके बाद हम एक डिसीजन पे पहुंचे थे, जितना भी हमने ये स्टडीज करी, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, उन सबसे एक चीज पे पहुंचे थे कि एक होमोसेपियन था। होमोसेपियन जो सबसे पहला ह्यूमन बीइंग था, आदिवासी की बात कर रहे, जिसको बोलना आता था, सबसे पहला जो ह्यूमन बीइंग था वो कुछ होमोसेपियंस थे, और वो कहाँ से आए थे, वो अफ्रीका से आए थे। उस टाइम पे जो ह्यूमन स्पीशीज थी वो बिल्कुल सिमिलर थी, आज की डेट में सिमिलर नहीं है, लेकिन ह्यूमन स्पीशीज उस टाइम पे मान के चलते हैं कि वो सिमिलर थी। जो होमोसेपियंस थे वो कहाँ से थे, अफ्रीका से थे। हो सकता है कि अफ्रीका से जितने भी होमोसेपियंस थे उन्होंने क्या किया, माइग्रेट होना शुरू किया, कि भाई वो कुछ जो थे वो कहीं और जाके रहने लग गए, कुछ जो थे वो कहीं और जाके रहने लग गए। क्यों रहने लग गए, क्या एक ही प्लेस के ऊपर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या सबके सब वहां रह सकते हैं, भाई जगह भी तो कम हो जाएगी, फूड कम हो जाएगा, तो एक जगह पे नहीं रह सकते, वो कंपटीशन शुरू हो जाएगा, तो एक जगह पे नहीं रह सकते। वर्ल्ड इतना बड़ा है तो इन्होंने क्या किया, जाना शुरू किया, दूर दूर तक जाके रहना शुरू किया। चलिए, थाउजेंड्स ईयर्स अगो सम ऑफ आवर एंसेस्टर्स लेफ्ट अफ्रीका। कुछ साल पहले क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने अफ्रीका को लेफ्ट कर दिया।
अफ्रीका से वो लोग चले गए दूर दूर कई जगह जगह पे जाके रहने लगे। सब जगह का एनवायरनमेंट सिमिलर नहीं होता है। अर्थ के अंदर हर जगह का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और वो जितना डिफरेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे अंदर डिफरेंस होगा। अब ह्यूमन बींग्स, अब चाइनीज के देख लो, चाइनीज एकदम गोरे गोरे से होते हैं, अमेरिकन है बहुत उनका कलर फेयर होता है, और इंडियंस को ले लो डिफरेंट ही कलर है, ना व्हाइट में आते हैं ना ब्लैक में आते हैं, हम मिड में आ जाते हैं। अफ्रीकन को ले लो, थोड़ा सा वो डार्क होते हैं, बहुत ज्यादा डार्क होता है। साउथ के अंदर, इंडिया में भी देखो, अगर साउथ के अंदर चले जाओगे तो थोड़ा सा डार्क होंगे, और नॉर्थ में जाओगे तो थोड़े से वो व्हाइट होंगे। क्यों? उनका एनवायरनमेंट चेंज है, उनके एनवायरनमेंट में इस तरह के फीचर्स है जिसकी वजह से उनका कलर चेंज हो रहा है। तो स्किन कलर इतना वेरी कर रहा है, मतलब ह्यूमंस के अंदर भी चेंजेस तो है, भले ही वो ह्यूमन स्पीशीज है लेकिन वो सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? एंसेस्टर्स जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया, अफ्रीका को लेफ्ट कर दिया, क्योंकि सब एक साथ नहीं रह पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वे सब अलग अलग जाके रहने लग गए। सो उनका रेजिडेंट जो था वो अफ्रीका से माइग्रेट होने के बाद कहाँ चले गए, तो प्लैनेट पे कई बार गए, कुछ वेस्ट एशिया चले गए, कुछ चाइना में चले गए, कुछ सेंट्रल एशिया में रह गए, कुछ साउथ अफ्रीका में गए, कुछ ईस्ट एशिया में चले गए, कुछ इंडोनेशिया, फिलीपींस, अमेरिका, कहीं भी जाके रहने लग गए। जब ये इतनी सारी जगह जो फैल गए थे, तो फैलने के बाद क्या हुआ, दे डिड नॉट गो इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दे वर नॉट विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस जस्ट फॉर द पर्पस फॉर ट्रैवलिंग। वो ट्रैवलिंग के लिए नहीं घूम रहे थे, वो अपने रहने के लिए घूम रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, सपोज भाई यहाँ अफ्रीका से निकले, कुछ जो थे वो यहाँ चले गए, कुछ इस डायरेक्शन में चले गए, कुछ इस डायरेक्शन में गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए। क्या सबका क्लाइमेट सेम था? बिल्कुल नहीं था। सबकी जगह का क्लाइमेट सेम नहीं था, सारी जगह का एनवायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं थी। जब एनवायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये डिफरेंट हो गए, ये थोड़ा डिफरेंट हो गए, ये और डिफरेंट हो गए, सारे अपने अपने जैसे डिफरेंट है। क्यों है? एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है, फूड हैबिट्स डिफरेंट होगी, जीन्स के अंदर जो चेंजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, और जब वो सारा का सारा जब डिफरेंट है, इतना डिफरेंशिएशन है, तो जो एनिमल, जो ह्यूमन स्पीशीज है, वो ह्यूमन स्पीशीज भी सिमिलर नहीं हो सकती। सारे ह्यूमन जो है वो सिमिलर नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि सबका कलर फेयर ही होगा, सबका फेस कट सेम होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। ह्यूमन बीइंग्स भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होने लग गए। तो दे इंस्टेड वेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विद ग्रुप सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एंड समथिंग कमिंग बैक टुगेदर। कुछ वापस भी आ गए तो वो वहीं के हो गए, कुछ जो थे डिफरेंट डिफरेंट जगह चले गए, तो उनके जीन्स के अंदर थोड़ा जो चेंजेस हो गए, लेकिन ह्यूमंस तो सेम है, ह्यूमन स्पीशीज ही है, वो अभी भी ह्यूमन स्पीशीज में ही है। अमेरिकन है तो वो भी ह्यूमन ही है, वो किसी और कैटेगरी में नहीं आते हैं। इंडियंस है तो वो भी ह्यूमन में ही आते हैं, अफ्रीकन से ह्यूमन में आते हैं। लेकिन अफ्रीका से जो है हमारे एंसेस्टर्स जो से शुरू हुए थे, वहां से जो है वो माइग्रेट हुए, माइग्रेट होकर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गए, और जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गए तो सबके क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनका फूड हैबिट, उनका बिहेवियर, सब कुछ चेंज होने की वजह से क्या हुआ, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस हुए, उनके डीएनए में चेंजेस हुए, और डीएनए में चेंज होने की वजह से ह्यूमन में भी इतने सारे वेरिएंट्स बन गए, ह्यूमन के भी इतनी सारी फॉर्म्स बन गई। मतलब आज हम शक्ल देख के बता देते हैं कि अच्छा ये जापानीज होगा, अच्छा ये चाइनीज होगा, और ये तो पक्का इंडियन ही होगा। जो सबसे ज्यादा अलग से दिखेगा वो कौन होगा, वो इंडियन ही होने वाला है। तो ये सब क्या है, ये वेराइटीज क्यों बनी है? तो ये वेराइटीज बनी है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। अब अलग अलग जगह पे हो तो वहां पे क्या होगा, वेरिएशन होगा। अब ऐसा नहीं है कि सपोज हम आज यहाँ हैं, हम घूमने गए तो हम चेंज होके आ गए, ये पॉसिबल नहीं होता, एक लॉन्ग टाइम लगता है। चलिए, यहाँ हमारा चैप्टर जो है इवोल्यूशन खत्म होता है। आई होप कि आपको हेरिडिटी, इवोल्यूशन, मेंडल, डार्विनिज्म सब कुछ समझ में आया होगा। इसको अच्छे से एक बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भले ये थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लग रहा होगा कहीं ना कहीं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर इसको अच्छे से आप देखेंगे ना, समझ में आने लगेगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसको पढ़ना भी है अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आने वाला है। थैंक यू सो मच।